पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तीसरे चैप्टर 2 चैप्टर पर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ध्यान से देखना, ऑलरेडी अपन 6 to 10 पढ़े हैं, वो भी ठीक ठाक लेवल होता है क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए। ठीक है, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, सीक्वेंस में पढ़ना तो ज़्यादा फायदा रहेगा। जैसे आंतरिक संरचना के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं उधर। पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं? कि आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविज़न पर ज्वालामुखी उद्गार देखते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मेघमा याद है? आवाज़ तो है ना उधर रेडी? हाँ ठीक है, देखो आगे देखो। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका न पहुंच सकता है। याद रखना कि जैसे टेस्ट सीरीज दोगे तो वहाँ पे है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण करने वाले पदार्थ भूपटपट्टी, क्रस्ट, क्रोड मतलब कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण या रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक पृथ्वी विशेषता के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है। अब ध्यान से देखना, भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थों को कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अतः वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इसमें अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रपट्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है और समन्वित महासागरीय परिवेदन योजना इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। आज तक सबसे गहरा प्रबंधन जो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहराई तक किया गया। सोचो, इन परियोजना तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी पर धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अनुसरण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात की नीचे कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अब देखो, ये है अप्रत्यक्ष स्रोत। टेस्ट सीरीज में मिलेगा, यूपीएससी ने तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। ये पूछा था आपकी यूपीएससी ने 2023 में। ठीक, देखते हैं आगे। देखो, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ता है, ध्यान समझना, और प्रेशर भी बढ़ता है। इतनी ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी भी बढ़ती है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों के सविस्तार वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं, जो कभी कभी धरती तक पहुँचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करने महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है, तो ये चीज़ सब याद रखना।
पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, याद रखना इसका रीजन। भूमध्य यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछता है, लॉजिक जहाँ रहता है चीज़ें वहाँ पूछने के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पोल पे सबसे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। दूसरी बात इसका जो पोल पे ज़्यादा होने का कारण है पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, ये चीज़ याद रखना। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियाँ भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। भूकंप भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। अब ध्यान देखना, ये जो है पी तरंग होती है ऐसे होती है, एस तरंग ऐसे होती है और धरातलीय तरंग ऐसे होती है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? भूकंप अभिलेख को उस पर ऐसे चित्र बनता है इनका। प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपट्टी के सेलों में गहरी दरारें भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेल विपरीत दिशा में गति करती है, मतलब ऐसे, ये इधर मूव ऑन कर रही है, ये इधर मूव ऑन कर रही है। जहाँ ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं और उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है, फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाती है। इसी परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंग सभी दिशा में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता हुआ अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण होता है, ये चीज़ याद रखना। एकदम फोकस की यहाँ रहेगा तो एपी सेंटर यहाँ पे रहता है। ठीक है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं, याद रखना सबसे पहली चीज़। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर, ये सिस्मोग्राफ होता है, सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है, जो चित्र 3.1 में भूकंप तरंग को अभिलेखित होकर दिखाता है। तो ये जो अपन देखे थे ये वाला, ठीक है। आगे देखो, यह वक्र 3 अलग बनावट वाली तरंगों प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय तरंगे। यही यूपीएससी का 2023 में पूछा था, ठीक है। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंग उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थ में तरंगों का वेग अधिक होता है, ठीक है। पदार्थों घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन, रिफ्लेक्शन और आवर्तन, रिफ्रैक्शन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। अब यहीं से आता, जो आपके 2023 में क्वेश्चन आया था, पी और एस तरंग वाला क्वेश्चन। भूगर्भिक तरंगें 2 प्रकार की होती है, याद रखना, पी और एस। पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थ से गुजर सकती है, ये याद रखने की कैरेक्टरिस्टिक। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, द्वितीयक तरंगे कहलाती है। इसलिए देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है, याद रखना। वो तीनों में चलती है, ये ओनली ठोस में चलती है। एस तरंगों की यह महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन
से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेपी पर बने आरेखों से तरंगों की दिशा की भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेपी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, उनसे शेल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भूकंपीय तरंगों का संचरण के कॉन्सेप्ट पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचारित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये संचारित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होती है। फिर तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है, ये चीज़ याद रखना। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है और इससे दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और उस सेलों में संकोचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगी संचरण गति की समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। ऐसे तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया छात्र का उद्भव शैडो एरिया। भूकंपलेपी यंत्र से दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय जट घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2 ए और ब में पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया। देखो इसको समझो। देखो एस तरंगे अपने को पता है ये ओनली किससे गुजरती है, सॉलिड से गुजरती है। और जो पी तरंगे है ये तीनों से गुजरती है, लिक्विड से भी, सॉलिड से भी और गैस से भी गुजरती है। ठीक है, अब देखो इसलिए देखो पी जो है देखो सारा यहाँ पे ये जा रही है, ये तीनों से गुजर सकती है। पर जो एस तरंगे होती है देखो ये इसका मतलब है क्राउड अपने को पता लगे लिक्विड होगा क्योंकि सॉलिड से गुजर सकती है एस तरंग। अब देखो ये जहाँ से कुछ भी नहीं गुजरता है ये पी तरंग छाया क्षेत्र हो गया जहाँ से कुछ भी नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना और यहाँ से पी तरंगे प्राप्त की जाती है। अगला देखो एस तरंग, जैसे पी तरंग का किरण पता है। ठीक है, क्राउड आ गया ये एस तरंग यहाँ से नहीं गुजरेगी, अपने पता कि ये लिक्विड से नहीं गुजरती है, तो ये एस तरंग का छाया क्षेत्र हो गया। यही अपने बताना चाह रहा था। यहाँ देखा गया है कि भूकंप लेके अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेपी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों में पहुँचने की दर्ज करते हैं। यहाँ पे मतलब इधर 145 से 145 डिग्री और एस तरंगों अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से और 145 के बीच का क्षेत्र यहाँ कोई भी भूकंप तरंगे अभिलेखित नहीं होती। दोनों प्रकार की तरंगों के छाया क्षेत्र शैडो जोन है। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुँचती है। एस तरंगों छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। हाँ ये बात सही है, देखो इसका इतना ही है और ये देखो एस का पूरा इतना है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरना ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है, भूकंप के प्रकार। सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात कोलैप्स भूकंप कहा जाता है। कभी कभी पर्यावरण और रासायनिक विस्फोट भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को भी विस्फोट भूकंप कहते हैं। जब भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप भी कहा जाता है। याद रखना ये चीज़, मतलब पता होना चाहिए भूकंप कहाँ से आ सकता है। भूकंपों की माप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघातीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। याद रखना के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। अब देखिए जैसे भूकंप में टूट गया, इस मापन के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। इस आघात की तीव्रता गहनता को इलेक्ट्रिक भूकंप में वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर रखा गया था। नाम पर जाना जाता है। झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है कि गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं? भूकंप प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना होता है, धरातलीय विसंगति होती है, भूसंकलन भी हो सकता है। याद रखना मृदा द्रवण भी होता है, धरातल की तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध तटबंध टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों टूटने से धातु ध्वस्त होना, वस्तुओं गिरना और सुनामी भी आ सकती है। तो ये चीज़ याद होना।
अब देखो ज्वारे तो लहरों द्वारा तबाही का एक दृश्य मेरीना तट भारत में, तो ये हो गया था। ज्वारे तट विनाश का एक दृश्य थाईलैंड में से आया। ज्वारे आवासीय क्षेत्र कैसे टूट जाते हैं सब, इंडोनेशिया में देखो। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभाव से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, मतलब ये स्टार्टिंग की जो 6 है ये स्थल स्वरूप पे दिखाई देंगे, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं होती है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यदि भी मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, सुनामी का मेन कारण रहता है भूकंप। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है इसके तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। 8 आ जाएगा तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो खतरनाक होता है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, पहले आती है भूपट्टी द क्रस्ट। ये ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। ये बहुत भंगुर मतलब ब्रिटल भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। महासागरों के नीचे इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपट्टी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। महासागरों के नीचे भूपट्टी की चट्टानें 42 सेंटीमीटर है और महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब देखो ये दिया पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो सबसे पहले स्थल मंडल, भूपट्टी तथा ऊपरी स्वादिष्ट ठोस यह मेंटल कहलाता है, 0 से 100 किलोमीटर की मोटी होती है, ठीक है। तो देखो ये फिर एक दुर्बलता मंडल आएगा, ठीक है, ये द्रव आएगा जो क्रोड बना रहता है और ठोस आएगा यहाँ पे, तो ये मेंटल रहता है। अब पढ़ेंगे ये तो मेंटल के बारे में। मेंटल भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग ऊपर वाली लेयर भूपट्टी होती है, तो इसके नीचे मेंटल होता है, मेंटल के नीचे क्रोड होता है, ठीक है, जो कोर पार्ट होता है। यह मोही अशांतता डिसकनेक्टिविटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर तक गहराई तक जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्घटना मंडल कहा जाता है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दुर्घटना मंडल कहा जाता है इसको। एस्थीनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है, मतलब ज्वालामुखी यहाँ से आती है दुर्बलता मंडल से। दुर्बलता मंडल समझ पाता कि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, लिक्विड फॉर्मेट रहता है तो समझ पाते हैं यहाँ से निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका घनत्व भूपट्टी चट्टानों से अधिक है, अतः 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूपट्टी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है, ये ठोस अवस्था में है। क्रोड द कोर, जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। इसे बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतर क्रोड जो ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर तक की गहराई तक घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो आपने देखा था डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ता है नीचे जाने पर और प्रेशर भी बढ़ता है। इससे पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थ मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे नीफे भी परत से नाम से जाना जाता है। याद करो 6वीं या 7वीं क्लास में एनसीईआरटी नहीं 7वीं या 8वीं क्लास में एनसीईआरटी में पढ़े थे अपन, तो वहाँ पे छोटे रूप में दिया हुआ था और यहाँ पे बड़े तरीके से दिया हुआ, ठीक है, बात वही है। ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, आप अनेक बार ज्वालामुखी चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी धरातल पर पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। देखो यहाँ पे शिल्ड ज्वालामुखी हो गई, सिंदूर शंख हो गया।
तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकल कर धरातल पर पहुंचता है। जब यह पदार्थ मेंटल के ऊपर भाग में है तो ये मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो ये लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे टुकड़ों को मलबा, जवल, खंड, शिम या ज्वालामुखी, बम, राख, गोलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन भी शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की पर्वतीय धरातल पर विकसित आकृति के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार से हैं। शिल्ड ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शिल्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यही लावा उद्गार के समय बहुत सरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो है तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो एक सिंदूर शंकु के रूप में विकसित होता है। ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी तो एक प्रकार की होती है शिल्ड, एक होती है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शयन गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। इन लावा के साथ भारी मात्रा में जवल, खंडशिमी पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुँचती है। ये पदार्थ निकासी के आसपास परतों के रूप में जमा हो सकते हैं जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। ज्वालामुखी कुंड, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोटक होता है तभी ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय सभी नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस ग्रंथ लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ये ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा की भंडार न केवल विशाल है वरन इनके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी में से ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। अभी तक देखो भूकंप का पता लगाना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए तीनों भूकंपलेपी स्थान पी और तरंगी और अतरंगी पहुंचने के लिए समय संबंधी आंकड़े कार्य प्रणाली। किसी भूकंप घटना को दिए गए स्थान से जिसे आंकड़े पास हो पी तरंगी पहुंचने का समय और अतरंगी पहुंचने का समय लिखे। आप पी और अतरंगी पहुंचने में समयांतर की गणना करें। ये सब छोड़े कोई काम करेंगे, ये अपने को क्या ही करना, कोई बुक अपने को वो नहीं बनना, छोड़ो ये कोई काम का नहीं। आ जाओ बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूरी तक बह निकलता है। संसार के कुछ भागों हजारों वर्ग किलोमीटर घनी लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है बहुत वृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृहत क्षेत्र इस पर प्रवाह से ढका था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागर कटक तथा एक श्रृंखला जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। ठीक है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी स्थल कर इससे क्या क्या बनता है, तो यहाँ से देखना। देखो अब यही है जो आपको बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलता है यहाँ से। तो पहले तो अपन ने इसके टाइप्स पढ़े, मिश्रित ज्वालामुखी हो गई, ठीक है, सिंडोर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड हो गई, ये भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब देखो ये सिंडोर शंकु हो गया, ठीक है, लावा पठार, बाड़वर ज्वालामुखी, लावा मेसा ज्वालामुखी, डोम गुंबद के साथ भस्म शंकु, जो ऊपर बनती है वो आकृति है वितरण के भित्ति के साथ ज्वालामुखी घेवर, ठीक है। ये भस्म प्रवाह है, ये जो ऐसे फैलता है। अब तो इधर से जब ये निकलती है, ठीक है, तो कोई जो अंदर रह जाता है वो सील बनाता है, क्या रखना। लैकोलिथ भी होता है, भित्ति स्कंद होता है, महास्कंद होता है, ज्वालामुखी नलिका, कंट्री रॉक जो निकलती है यहाँ से, ये ज्वालामुखी नलिका ही होती है जहाँ से निकलती है। इधर ज्वालामुखी नलिका ही है। अपरदित लैकोलिथ है, लैकोलिथ याद रखना, ये वाला जो चीज़ है ये अपरदित हो गया बस, ठीक है। अब देखिए को पढ़ते हैं अपन, ध्यान से समझ रहे हैं। अंतर्वेदी आकृतियाँ, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शेल बनती है, याद रखना ये चीज़। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे शेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शेलों को वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शेलों को जब लावा धरातल पर पहुँच कर ठंडा होता है और पाताली शेल जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जमा होता है।
जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। जब ये सारी चीज़ें बैथोलिथ दिए है इसमें, बैथोलिथ तो दिए ही नहीं इसने, ठीक है कोई नहीं। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। याद रखना ऐसे। अनाचंद प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं, याद रखना, जिन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा के भंडार में जमे हुए भाग है। लेकोलिथ अपन देखा ही था, ये रहा। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल वह एक पाइप रूपी वाहिका नली से नीचे से जुड़ा होता है, मतलब ऐसे होता है और ऐसे गुंबद बना रहता है। इनकी आकृति ज़्यादातर पाई जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी गुंबद से मिलती है। अंतर केवल एक होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबदनुमा पहाड़ियाँ है। इनमें से अधिकतर अब एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती है। लेकोलिथ और बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण। आगे देखो, लेपोलिथ, फेकोलिथ में सिल। ऊपर उठते लावा कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ अलग अलग आकृतियों में जमा होता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाते हैं, लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनीति के तल में लावा का जमा पाया जाता है। यह परतनुमा लहरदार चट्टान एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ विकसित होते हैं। यही फेकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सीलिया कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को शीट व घनी मोटाई वाले जमाव को सिल कहलाते हैं। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान में यह आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने ढक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की भाग समझी जाती है। अब ध्यान देखना, नियमित भूकंपीय तरंग चट्टान में संकुचन फैलाव लाती है। भूकंपीय तरंगे पट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है। तो धरातलें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। पी तरंगे तो उधर होती है, देखना एक बार धरातल तरंग हो सकती है। देखो मैं फिर बता, 2-3 बार रीडिंग करना, क्लियर हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन सी भूगर्भ जानकारी? प्रत्यक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन याद रखना। ज्वालामुखी ये सब जो है अप्रत्यक्ष है, ठीक है। प्रत्यक्ष साधन पूछा ना। देखो ज्वालामुखी, कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे आनंद। ढक्कन ट्रैप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ये याद रखना। ढक्कन ट्रैप जो है सिल्ड मिश्र प्रवाह कुंड, सिल्ड देखो ढक्कन के ट्रैप इसी विकास में डाइक का उद्गार का वाहिक समझी जाती है। डाइक पश्चिम महाराष्ट्र में क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने ढक्कन ट्रैप के विकास में सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? ढक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार का वाहक समझी जाती है। तो डाइक है, शील्ड हो गया, मिश्र हो गया, प्रवाह कुंड। जब लावा प्रवाह दरार में जाता है लगभग समकोण बनाता प्रवाह होता है, डाइक कहलाती है। इनमें कौन से स्थल मंडल को वर्णित करता है? स्थल मंडल को ऊपरी व निचले मेंटल, भूपटल और क्रोड। स्थल मंडल की बात कर रहा है ना, तो याद रखना क्रोड तो सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया। क्रोड से तो कोई संबंध है नहीं इसका, मेंटल का संबंध होता है, ठीक है। ऊपरी व निचले मेंटल नहीं, स्थल मंडल तो भूपटल व ऊपरी मेंटल होता है, ठीक है। तो एक बार पढ़ने से भी चीज़ें क्लियर हो जाती है। मतलब मेरा माना 3 रिवीजन कर लोगे मोर देन इनफ। पीटी से पहले आपको 3 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए, तब जाके चीज़ें क्लियर होगी अच्छे तरीके से। आगे देखो, महासागर तथा महाद्वीपों का वितरण। अधिक मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे चैप्टर है और मेरा माना पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो मोर देन इनफ है।
आगे देखो, पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा। आप संसार के मानचित्र से परिचित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीपों और बाकी पर महासागर फैला है। ये बात तो सही है। महाद्वीपों और महासागरों की औसत जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है कि महाद्वीप महासागरों की औसत में परिवर्तन हुआ है और अभी भी हो रहा है, तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक ये सब कैसे जानते हैं। इन महाद्वीपों में महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न के इस अध्याय का विषय है। अब इसमें 2-3 थ्योरी पढ़ेंगे जो यूपीएससी ने 2013-14 के मेंस में भी पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, उनके साक्ष्य हो गए, और इसमें पूरा दिया अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ अच्छे से दी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे देखो। अंटार्कटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें। ठीक है, इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा आश्चर्यजनक सिमेट्री है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया। विज्ञान के इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और लेस ने सर्वप्रथम में संभावना व्यक्त किया तथा एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। सन 1912 प्रस्तावित किया यह सिद्धांत महाद्वीप व महासागरीय वितरण से संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि ये सभी महाद्वीपों एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया था। याद रखना, पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर का नाम था पेंथालासा। तो ऐसे था, देखो ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में पेंजिया एक साथ जुड़ा हुआ था, ये पेंजिया है, और ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। इसको जो है पेंथालासा, जिसका अर्थ है जली जल। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाखंडों में पिंड लोरेशिया और गोंडवालैंड, याद रखना, पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। ये कहलाया लोरेशिया, ठीक है, ये कह रहा है गोंडवालैंड। क्रमशः उत्तर व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। तो गोंडवालैंड हो गया, ये लोरेशिया हो गया। ठीक है, अब आगे देखो। इसके बाद लोरेशिया और गोंडवालैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीप विस्थापन पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ इस प्रकार है, और यही यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम। महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व तृतीय साम्य दिखाती है। एकदम देखो, आप दोनों का अगर अफ्रीका महाद्वीप को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ोगे तो एकदम देखो जुड़ रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य कि 1934 ईस्वी में ब्लूड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम सहायता से अंटार्कटिक तटों पर जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया था। तटों के यह सामने बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। सामने बैठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा 1000 फेदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, ये एक दूसरी सिमिलरिटी पाई गई। आधुनिक समय विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपीय चट्टानों निर्माण के समय सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका व अफ्रीका तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जूरेसिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि समय पहले महासागरीय उपस्थिति वहाँ नहीं थी। सोचो, दूसरी सिमिलरिटी होगी। तीसरा होगा टिल्लाइट। टिल्लाइट वे सादे चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घनीभूत टिल्लाइट है जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और ये सब किसके, याद रखना, गोंडवालैंड के पार्ट है। गोंडवाना श्रेणी तलछटों की समानता स्पष्ट करती है कि इन तलखंडों के इतिहास में समानता रही है। हिमानी निर्मित टिल्लाइट चट्टानी पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट परिणाम प्रस्तुत करते हैं। फिर अगला है प्लेसर निक्षेप, चौथा कारण है। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप की अवस्थिति व उद्गम चट्टानों के वनस्पतिक आश्चर्यजनक तथ्य हैं। सोना युक्त शिराएं ब्राज़ील में पाई जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। ये चीज़ याद रखना। अगला है पांचवा कारण, जीवाश्मों का वितरण।
यदि समुद्री अवरोधों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाई जाने वाले पौधों जंतुओं की समान प्रजाति पाई जाती है, इनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। इस पैटर्न से एक लेमूर भारत, मेडागास्कर में अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। मोसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्तित्व केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावत शैल समूह में ही मिलते हैं। ये दोनों ही आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। इनके बीच में एक महासागर विद्यमान है। प्रवाह संबंधी बल। फोर वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। अब देखो, अब ये उसको एक्सप्लेन करें कि ऐसे कैसे हुआ, तो वो तो रीजन दे दिया, साक्ष्य दे दिया। अभी बताइए कि इनके टुकड़े कैसे हुए। पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, पोलर फ्लिंग फोर्स लगा, और ज्वारीय बल लगा, टाइडल फोर्स लगा। ध्रुवीय फ्लोइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। याद रखना, पृथ्वी जब घूमती रहती है। आप जानते हैं पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन एक भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। ये उभार पृथ्वी घूर्णन के कारण है। हाँ, ये बात सही है, ऐसे है, इलेप्टिक मोड में है। दूसरा बल जो वैज्ञानिक महोदय ने सुझाया वह है ज्वारीय बल, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है। जिसे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वैज्ञानिक का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यदि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए स्वतः अपर्याप्त समझते हैं। संबंध धारा सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं को तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, मैपिंग। महासागरीय बनावट और आकार का विशिष्ट शोध यह स्पष्ट करता है कि महासागरीय अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उनमें भी उचावच पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उचावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधस्थल में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयाँ हैं जो प्राय महाद्वीप के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटके ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानों के काल निर्धारण ने यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। ठीक है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। ठीक है। चित्र महासागरीय अधस्थल, ओशन फ्लोर, प्रत्येक तल से ऊंचा संचार। ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। देखो, समुद्र तल यहाँ से शुरू होता है, ध्यान देखना। तो औसत ऊंचाई तो पहले देखो ऐसे ऐसे होती, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी औसत। ठीक है, दूरी के साथ बढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ आके बनता महाद्वीपीय शेल्फ, ये चीज़ याद रखना। ये उच्चतम पर्वत होते हैं, ऊँचे ऊँचे पर्वत होते हैं। फिर ये कहलाता है महाद्वीपीय ढाल, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये समुंदर ही है, ये सब पानी के अंदर है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये महाद्वीप है। ठीक है, औसत गहराई। ठीक है, फिर महासागरीय बेसिन सतह होती है और गंभीरतम महासागर, सोचो इतना गहरा, खतरनाक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। महासागरीय अधस्थल की बनावट। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर और महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। महासागरीय तल की आकृति अध्याय 13 में विस्तार से दिया गया है। गहराई व उचावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भाग है महाद्वीपीय सीमा, गहरे समुद्र बेसिन और मध्य महासागरीय कटक। तो ये तीनों पार्ट ये रहे। ये बेसिन हो गया, ये महाद्वीपीय ढाल हो गई, महाद्वीपीय शेल्फ हो गया। ठीक है। महाद्वीपीय सीमा, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। महाद्वीपीय सीमा का कौन सा बोला है? ये तो महाद्वीपीय ढाल है। क्या बोला, किस चीज़ के बीच में है? महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग, इसके बीच का जो भाग है, ठीक है, उसको बोल रहा है। इसमें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उबार और गहरी महासागरीय खाई आदि शामिल है। महासागरों व महाद्वीपीय वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाई का क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक है। वितलीय मैदान, ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं, मतलब ऐसे प्लेन बन जाते हैं ऐसे करके। मध्य महासागरीय कटक, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रवाहजक पठार, इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। याद रखना, समुद्र में ज्वालामुखी आती है। पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई है। भूकंप का ज्वालामुखी का वितरण, भूकंप पे गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण को दिए गए मानचित्र। आप अंटार्कटिक महासागरीय मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे। यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ा दक्षिण में 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसकी एक शाखा जो कि दिया है पूरी अफ्रीका की ओर चली जाती है और दूसरी म्यांमार से होते हुए न्यू गिनी पर एक ऐसी ही रेखा मिल जाती है। यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। भूकंपीय संकेतन का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला के माध्यम से दिखाया गया है। अल्पाइन हिमालय की श्रेणी और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। ठीक है, एक बार देखो इधर भूकंप और ज्वालामुखी, ध्यान देखना, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है मेंस में। भूकंप ज्वालामुखी वितरण, भूकंप देखो, भूकंप को किससे दिखा रहा है, गंभीर भूकंप क्षेत्र दिखाया जा रहा है, ये वाले एरिया। तो अपने को पता, देखो ध्यान देख रहे, इंडिया में हिमालय क्षेत्र में आता है, देखो ये रहा गंभीर, ये सारा ये रहा सिसिली भूकंप केंद्र, और जो सब सिसिली केंद्र है। ज्वालामुखी उद्गार, ये तो छोटे छोटे जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, देखो इंडोनेशिया थाईलैंड में इसलिए बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखो ये सब सारे तप्त स्थल, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखो, इंडो बर्मा, ये सारी चीज़ें बोले तो तप्त स्थल इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, बाकी देखो क्या क्या है इसमें क्या है। सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र में कम गहराई पर, जबकि अल्पाइन हिमालय पट्टी में प्रशांत महासागरीय किनारे पर केंद्र अधिक गहराई पर है। ज्वालामुखी वांछित दिशा का अनुकरण करते हैं। प्रशांत महासागरीय किनारों सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने का रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। ये देखो ये प्रशांत महासागर, रिंग ऑफ फायर, ये पूरा। ठीक है, सागरीय आदर्श तल का विस्तार, जैसा कि आप ऊपर वर्णन किया गया कि प्रभाव उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जो वैगनर के महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूर्व चमक के अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तत्वों को उजागर किया। यह देखा गया मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकलते हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों के समय में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समय की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरीय परपट्टी चट्टानों कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। गहरी खाई से भूकंप का उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। उधर यहाँ देखो सागरीय आद्रस्थल विस्तार, ये समुद्र के अंदर का है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो अभिसारी प्लेट सीमा है, ये स्तरित ज्वालामुखी है। ठीक है, यहाँ से ज्वालामुखी हो गई, तप्त स्थल हो गया, यहाँ से गरम गरम लावा निकलेगा, दुर्बलता मंडल हो गया ये, फिर यहाँ स्थल मंडल पे ज्वालामुखी निकल जाएगी, शील्ड ज्वालामुखी हो गई, रूपांतर प्लेट सीमा हो गई, जो प्लेटें बन रही है। महासागरीय विस्तारित कटक है, याद रखना समुद्र का पार्ट है सब। ठीक है, समुद्र में ज्वालामुखी आती है, सब कुछ होता है, भूकंप आता है, सब कुछ होता है। अपसारी प्लेट सीमा है, अभिसारी प्लेट सीमा भी यहाँ पे पाई जाती है, जो खाई वाई के निर्माण करती है। महासागरीय पटल, अब देखो ऐसे ऐसे होता है, तो महासागरीय पटल 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबडेटिंग, जब ये एक दूसरे के पलट के नीचे जा रहा है तो यहाँ से देखो महासागरीय पटल हो गया और यहाँ पे ये देखो इसका फॉर्मेशन होगा। महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र, तरुण प्लेट सीमा, ये नए नए जो बन रहे हैं। ठीक है, इन तथ्य और मध्य महासागरीय कटकों की दोनों तरफ की चट्टानों की संवेगी गुणों के विश्लेषण के आधार पर हेस ने सन 1900 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, सागरीय अधस्थल विस्तार, जो ये देखिए है के नाम से सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो नाम से जाना जाता है। हेल्स के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी की दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है। हाँ, महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेज ने महासागरीय परपट्टी के सेपण की बात कही। हेज के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। चित्र 4.3 में सागरीय तल विस्तार मूलभूत संकल्पना को दिखाया गया। अब वो तो देख ही लेते अपन ये वाला। अभी देखो कैसे मतलब था पेंजिया, पैंथालासा, गोडवाल लैंड फिर कैसे टुकड़ों में हुआ, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले था ऐसे था, मान लो स्टार्टिंग में टूटना शुरुआत,
3 लाख वर्ष पूर्व। ठीक, पहले ऐसे तब मतलब जुड़ा हुआ था ये, फिर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। देखो सब टूट रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, फिर इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर देखो वर्तमान में इतना हो गया, और आगे जाके और भी ये टूटेगा, याद रखना चीज़। अब बात आती है प्लेट टेक्टोनिक्स। सागरीय तल विस्तारण अवधारणा के 50 विद्वानों की महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई और सन 19 मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स विवर्तनिक का। इसमें एक प्लेट विवर्तनिक प्लेट, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपें व महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। वह प्लेटें ध्रुवता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। स्थल मंडल में परपट्टी व ऊपरी मेंटल का सम्मिलित किया जाता है, जिसकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और महासागरीय प्लेट भी कहा जाता है। एक प्लेट को महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर है कि इस प्लेट का अधिकतम भाग महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। उदाहरणतः प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों में कुछ छोटी प्लेटों से विभक्त है। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ, भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख प्लेट इस प्रकार है: अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अंटार्कटिक तल सम्मिलित है, तथा दक्षिण अमेरिका प्लेट में कैरिबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिका प्लेट पश्चिमी अंटार्कटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिका प्लेट पर कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड प्लेट हो गई, अफ्रीका प्लेट हो गई जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक तट शामिल है, यूएसए प्लेट में जिसमें पूर्वी अंटार्कटिक और महासागरीय तल सम्मिलित है। कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें निम्नलिखित है। ठीक है, कॉकस प्लेट, ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट, यह दक्षिण, अब देखो ना बहुत सारे ये फैक्ट याद रखना, कहाँ कहाँ कौन से पाई जाती है। पीसीएस में तो पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीएससी ने नहीं पूछा आजकल, और फिर भी एक बार पता होना चाहिए। ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप भूभाग सम्मिलित है। फिलिपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिट प्लेट, यह न्यू गिनी के स्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्लोबेज प्लेट, इस प्लेटें पृथ्वी के पूरे इतिहास काल तक लगातार विचरण कर रही है। वैज्ञानिक की संकल्पना केवल महाद्वीप पे गतिमान है सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी तो देखते हैं, एक बार देखो, इसमें जो प्लेटें भी याद करो, सारी प्लेटें अपन वही पढ़ रहे थे, जिसमें मेन अपन देखेंगे 7 जो प्लेट मेन इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? पहली कहाँ गई? जो भी देखो, इधर देखो, 7वां यूरेशिया प्लेट है। ठीक है, ये देखो यूरेशिया प्लेट है, इंडिया यहाँ पे। उत्तरी अमेरिका प्लेट होगी, एक दक्षिण अमेरिका प्लेट है। ठीक है, ये अफ्रीका प्लेट है एक। ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट भी है एक। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट भी है एक। स्कुलेटिया प्लेट है, छोटी छोटी, नजका प्लेट, कॉकस, इंडिया ब्रंस, कैरिबाई प्लेट, मध्य अंटार्कटिक अटक, यूरेशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, एलिशन खाई, जापान की ड्यूब प्लेट, पूरी महासागरीय उभार, प्रशांत महासागरीय प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फिलिपीन प्लेट, जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये सारी चीज़ें दी हुई है। छोड़ो, महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है जो प्लेट चलायमान है। ये निर्वात तथ्य है कि भूवैज्ञानिक इतिहास में सभी प्लेटें गतिमान रही है और भविष्य में गतिमान रहेगी। चित्र 4.6 में विभिन्न कालों में महाद्वीपीय भागों की स्थिति को दर्शाया गया है। वैज्ञानिक के अनुसार आरंभ में सभी महाद्वीपों से मिलकर बना एक सुपर महाद्वीप पेंजिया के रूप में विद्वान था। यद्यपि बाद की खोज ने स्पष्ट किया कि महाद्वीपीय पिंड जो प्लेट के ऊपर स्थित है, भूवैज्ञानिक काल पर्यंत चलायमान थे। पेंजिया अलग अलग महाद्वीपीय खंडों के अभिसरण से बना था, जो कभी एक या किसी दूसरी प्लेट के हिस्से से थे। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने विभिन्न भूकालों में प्रत्येक महाद्वीप खंड की अवस्थिति निर्धारित की। भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांश प्रायद्वीप भारत की अवस्थिति नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर आंकी गई है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप तीन प्रकार की प्लेटों की सीमाएं बनती है। अब देखो, अब सारी प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, याद रखना, जैसे ऐसे, तो नई परपट्टी का निर्माण होगा। समझ में या नई परपट्टी आएगी, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारी स्थान, इसको मतलब प्रसारी स्थान भी कहा जाता है।
अब सारी सीमा सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अंटार्कटिक कटक। यहाँ से अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका प्लेट तथा यूरेशियन व अफ्रीका प्लेटें अलग हो रही हैं। अभिसरण का मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री ऐसे होगा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट पर नीचे धंसती है, मतलब ये ऐसे जाएगी, ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो ना फोल्डेड माउंटेड यहाँ ही बनती है। जब वो पट्टी नष्ट होती है और वह अभिसरण सीमा है, वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसे परिविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन कहते हैं, ये वाला एरिया भी कहते हैं। अभिसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेटों के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। ये चीज़ याद रखना, कौन से किससे क्या बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूपांतरण सीमा, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, जहाँ न तो नई प्रॉपर्टी निर्माण होता है, न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरण सीमा कहते हैं। इसके कारण की सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरक जाती है, ठीक है। रूपांतर ब्रश ट्रांसफॉर्मेशन, 2 प्लेटों को अलग करने वाले तल जो सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि कटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पट्टियों के अक्ष से दूर प्लेट के हिस्से भिन्न प्रकार से गति करते हैं। इस पर अतिरिक्त पट्टियों के घूर्णन का प्लेट के अलग खंडों पर भिन्न प्रभाव पड़ता है। प्लेटों को प्रवाह दर कैसे निर्धारित होती है। और भारतीय प्लेट का प्रवाह हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। देखो भारत पहले ऐसे था, आरंभिक भारत, सार्वजनिक अर्थ, फिर यहाँ पे आया, फिर विश्व अर्थ को पार किया, 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ आया, 1 करोड़ वर्ष पूर्व, और वर्तमान भारत यहाँ पे। और अभी भी देखो इधर ऐसे जाता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। प्लेट प्रवाह दरें, सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समांतर है, प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिक के लिए सहायक सिद्ध हुई है। प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न है। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम। ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उबार जो चिली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, इसकी प्रवाह दर सर्वाधिक है, जो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। प्लेट को संचालित करने वाले बल, जिस समय वैज्ञानिक ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस समय अधिकतर वैज्ञानिकों को विश्वास था कि पृथ्वी एक ठोस गतिरहित पिंड है। यद्यपि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक दोनों सिद्धांतों ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी का धरातल व भूगर्भ दोनों ही स्थिर न होकर गतिमान है। प्लेट विचरण करती है। आज एक अकार्टिक तथ्य ऐसा माना जाता है कि दृढ़ प्लेट के नीचे चलायमान चट्टानें वर्ताकार रूप में चल रही है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है और फैलता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गहराई में जाकर नष्ट हो जाता है। यही चक्र बारंबार दोहराया जाता है और वैज्ञानिक इसे संवहन प्रवाह, कन्वेक्शन फ्लो कहते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप उत्पत्ति के 2 माध्यम हैं, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और अवशिष्ट ताप। याद रखना, आर्थर होम्स ने सन 1930 में इसी विचार को प्रतिपादित किया कि जिसने बाद में हैरी हेस को सागरीय तल विस्तार अवधारणा पर प्रभावित किया। दृढ़ प्लेटों के नीचे दुर्बल व उष्ण मेंटल है जो प्लेट को प्रभावित करता है। प्लेटों प्रभावित होने का कारण क्या है, ये है। भारतीय प्लेट का संचालन, मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला परिविष्टन क्षेत्र, सबडक्शन जोन, इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय अभिसरण है। याद रखना, क्योंकि इधर भारतीय महाद्वीप था, उधर वो था, मतलब गोंडवालैंड का पार्ट है, उधर यूरेशिया वाला पार्ट था, ठीक है। तो भारत जो उधर जा रहा था कॉन्टिनेंट के रूप में, अर्थात 2 महाद्वीप प्लेटों की सीमा है। ये पूर्व दिशा में म्यांमार के टोक्योनामा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल स्प्रेडिंग साइट है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागरीय कटक के रूप में। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की किरतर श्रेणियों को अनुसरण करती है। यह आगे मकरान तट के साथ होते हुए दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी जो विस्तार तल में जा मिलती है। भारतीय तथा आर्कटिक क्षेत्र प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है, जो कि अपसारी सीमा है। यह लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई न्यूजीलैंड के दक्षिणी विस्तारित तल में मिल जाती है। भारत एक वृहद द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित है। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक तटीय सागर इस एशिया महाद्वीप से अलग करता था। ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया विभक्त हुआ, तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया, परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक की भारतीय स्थिति मानचित्र 4.6 में दिखाई गई है। आरेख 4.6 भारतीय उपमहाद्वीप यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता है। आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित था। इन 2 प्रमुख प्लेटों को 33 सागर अलग करता था और तिब्बत खंड एशिया स्थल खंड के करीब था। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। यह लावा प्रवाह से ढक्कन ट्रे का निर्माण हुआ।
होना इसी लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय से जारी रहा। याद रहे कि उपमहाद्वीप तब भी भूमध्य रेखा के निकट था। लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले इसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। वैज्ञानिक माना कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, इसलिए तो अभी जो गणना हुई है उसमें बड़ी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इनमें से कौन लघु प्लेट नहीं है? नचिका है, अरब है, अंटार्कटिक नहीं है, ये तो बड़ी प्लेट है। पोलर फ्लिंग बल निम्न किससे संबंधित है? ध्रुवों से रिलेटेड है ना। इनमें किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? वैज्ञानिक ने तो दिया था वो सिद्धांत। पोलर फ्लिंग बल इनमें किससे संबंधित? पोलर पृथ्वी का परिक्रमण, घूमने वाला, पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण तो नहीं, पृथ्वी का घूर्णन, पोलर वाला, पोलर की गुरुत्वाकर्षण, पोलर फ्लिंग बल, हाँ गुरुत्वाकर्षण दूरों पे ज़्यादा होता है उसके बारे में ही है। ठीक है, बस देख लेना तो मोस्टली ऐसे ही क्लियर होगी चीज़ें। अब देखो भू आकृति है, इसी का विवरण में खनिज व सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है, भू आकृति प्रक्रिया, अपक्षय क्या होता है, भूरासरण क्या होता है, अपरदन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है और इससे फिर मृदा निर्माण कैसे होता है, भू आकृति तथा उनका विकास। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ेंगे 5 मिनट का अपन रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो 5वां चैप्टर स्टार्ट अपन करते हैं, खनिज व सेल। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में गर्म और पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, याद रखना, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थों से बना है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्व याद रखना, ऑक्सीजन जिसमें 46% है, सिलिकॉन 27, एल्युमिनियम 8, मतलब इतना मोटा मोटा आइडिया रखो, ऐसे नहीं कि परसेंटेज इतना भी नहीं पूछेगा वो, यानी मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2, पोटेशियम 2 उससे कम है, मैग्नीशियम और अन्य। तो जो अन्य पाए जाते हैं उसमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते हैं, बल्कि सामान्यतः दूसरे तत्वों के साथ मिश्रित होते हैं, मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है, याद रखना है चीज़, ये सब चीज़ें मिलकर बनती है। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक में अकार्बनिक तत्व है, याद रखना, पहली बात तो प्राकृतिक है, कार्बनिक है एवं अकार्बनिक तत्व है, जिसमें क्रमबद्ध परमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, सिलिकॉन, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। और यूपीएससी हमेशा स्टेटमेंट बनाती है वो ऐसे ही बनाती है, फैक्चुअल नहीं बनाती है, और जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो। यद्यपि स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में इनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनका नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्य उपलब्ध सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है, याद रखना। इस प्रकार मैग्मा के ठंडा होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है, जो क्रमशः ठोस, तरल व गैस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी ये पढ़ो एक बार, इम्पोर्टेंट है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दी गई है। भौतिक विशेषता क्या है? क्रिस्टल का बाहरी रूप अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है, घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन सापेक्ष रूप से समतल सतह बनाने के लिए नीचे दिशा में टूटने की प्रवृत्ति अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिमाण एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं को कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। चमक रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे मेटलिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि। ठीक है, आगे देखो। रंग कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणु संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट,
एज्यूराइट, कैल्सोराइट आदि तथा कुछ खनिज में अशुद्ध कारण रंग आते हैं। उदाहरण के अशुद्ध कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत है, हरा, लाल, पीला हो सकता है। धारियाँ किसी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है, उस पर धारियाँ भी हरी होती है। फ्लोराइड का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर सफ़ेद धारियाँ होती है। पारदर्शिता, पारदर्शी प्रकाश किरणें इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तुएं सीधी देखी जा सकती है। पारभासी प्रकाश किरणें आर पार होती है, लेकिन उनके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। अपारदर्शी प्रकाश किरणें तनिक भी आर पार नहीं होगी। संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीन, मध्यम तथा खुरदरे पिछे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य, अपसारी व विकिरणकारी। कठोरता, सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होना, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना, ये खनिज है। टैल्क हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट है, फ्लोराइड है, एपिडाइट है, फेल्डेस्पर है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है, हीरा है। उदाहरण तथा के लिए तुलना में नाखून 2.5 तथा कांच या चाकू की नोक 5.5 है। आपेक्षिक भार दी हुई वस्तु का भार तथा बराबर आयतन की पानी के भार का अनुपात। हवा में पानी वस्तु को बाहर लेकर इन दोनों के अंतर में हवा से लेके बाहर। छोड़ो, यूपीएससी का वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं, ये तो एक मतलब मोटा मोटा तरीके बता रहा है कैसे पहचाना जाता है, क्या है क्या उनका विशेषता ही बता रहा है। छोड़ो, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कुछ प्रमुख खनिज तथा उनकी विशेषताएं। फेल्डस्पर, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्पर में उपस्थित होते हैं, याद रखना, इनसे मिलकर बनते हैं। जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल है। पृथ्वी की ऊपर पट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसके रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इनके उपयोग भी जानते रहना। क्वार्ट्ज, ये रेत और ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, याद रखना। इसमें सिलिका होता है, यह कठोर खनिज है जो तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है, याद रखना। यह सफ़ेद या रंगीन होता है तथा इसका उपयोग रेडियो और रडार में होता है, याद रखना। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक है ये। पायरोक्सिन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। एम्फीबॉल के प्रमुख तत्व में एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका और लोह मैग्नीशियम है। इनमें से पृथ्वी भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित है। यह हरे व काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्न ब्लेंडेड भी एम्फीबॉल का एक प्रकार है। माइका, इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी पट्टी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय व रूपांतरित सेलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका प्रयोग होता है, याद रखना। ये उपयोग कहाँ होता है? ओलिविन, मैग्नीशियम, लोह, सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। ये सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो प्राय बेसिक सेलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त सेलों में क्लोराइड, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बेराइट जैसे अन्य खनिज कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज, इनमें धातु तत्व होते हैं। इनके 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बहुमूल्य धातु, या बहुमूल्य धातु में स्वर्ण आता है, चांदी आता है, प्लेटिनियम आता है। लोहा धातु, लोहा स्टील के निर्माण के लिए लोहा मिलाए जाने वाले अन्य धातु है। एलॉय धातु, जिनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु शामिल है। अधात्विक खनिज, इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, ये चीज़ याद रखना। सेल, पृथ्वी की परपटी सेलों से बनी है। सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सेलखंडी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्ज दूधिया सफेद हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज हैं। सेलों में स्थलाकृतियों तथा सेलों में मर्दन में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेल के मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं। पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है। ये पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन, दूसरों सेलों के साथ संबंध। अब देखो क्या पढ़ रहे थे, सेलों के विभिन्न प्रकार, जिनको उनके निर्माण पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आग्नेय सेल मैग्मा तथा लावा से घनीभूत है। अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं के दौरान सेलों के अंशों के निक्षेपण परिणाम से बना है। कायंतिक सेल उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित है। तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान देखना। आग्नेय सेल, चूँकि आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं, याद रखना। प्राथमिक सेल कहा जाता है। अभी तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, उधर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया था, इसमें काम का नहीं। अब ये पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है।
इग्नेशियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में आप पहले से जानते हैं। जब अपने ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह अग्नि शेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी तथा पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार में व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे और चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैलें। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय अवसादी का आयंत्रित है, अपस्यकारी कारकों के प्रति अनावर्त होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों को विभिन्न बहिर्जनित कारकों द्वारा सामान्य निक्षेप होता है। सघनता द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाती है। यह प्रक्रिया सीली भवन लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें सीली भवन के भी अपनी विशेषताएं बनाई जाती है। इसी कारणवश बालुकसम शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, उदाहरणतः बालुकसम, पिंडी शिला, चूनापत्थर, शैल, विमुदा आदि। कार्बन रूप से निर्मित, उदाहरणतः गिजराइट, खरडिया, चूनापत्थर, कोयला आदि। रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण सुरंग पत्थर, चूनापत्थर, हेलेटाइट, पोटास आदि। कायंत्रित शैल। कायंत्रित का अर्थ स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। याद रखना, इन शैलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है, जबकि विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है। जब भूपृष्ठ उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है तो यह जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है तब एक कायंत्रण होता है। कायंत्रण वह प्रक्रिया जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वह वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने व पिछड़ने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायंत्रित कहलाता है। उसमें कायंत्रण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उसमें कायंत्रण के 2 प्रकार होते हैं, संपन्न कायंत्रण व प्रादेशिक कायंत्रण। संपन्न का रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा लावा के संपर्क में आती है तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा तथा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायंत्रण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती है, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायंत्रण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ भाग कण या खनिज सतह या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। कायंत्रित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायंत्रित शैलों में ऐसी संरचना को बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैल कहते हैं। कायंत्रित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायंत्रित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायंत्रित शैलों में 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, पवित्र शैल अथवा अपवित्र शैल। पीटा, समी, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, श्रेष्ठ, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण। बस ये चीज़ याद रखना और कुछ नहीं। शैली चक्र जो आपसे में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। शैली अपने मूल रूप से अधिक समय तक नहीं रहती है, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलियाँ परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती है। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल है तथा अन्य अवसादी तथा कायंत्रित शैलें इन प्राथमिक शैलों में निर्मित होती है। आग्नेय शैलों को कायंत्रित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है, याद रखना। आग्नेय एवं कायंत्रित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। नियमित भूपृष्ठीय शैल आग्नेय, कायंत्रित व अवसादी परिवर्तन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है। भूपृष्ठ पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक नीचे चली जाती है तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है तथा आग्नेय शैल की मूल स्रोत है। अभी तो ध्यान देखना है, ये चीज़ समझ लो। तो देखो, सबसे मेन शैल कौन है? आग्नेय शैल सबसे प्राइमरी है यार। अग्नि इसका अपर्दन, अपक्षण व अपरदन होता था। अपक्षण तथा अपरदन से ये अवसादी शैल बन जाती है और अवसादी शैल जो कायंत्रण से कायंत्रित शैल बन जाती है। जब गलन वलन होता है तो ये मैग्मा बनता है। मैग्मा वापस से पिंडन होता है और आग्नेय शैल बनता है। तो ये वापस से देखो, ये भी यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ कायंत्रित शैल बन सकता है। कायंत्रित शैल से डायरेक्ट अपक्षण अपरदन होता है और यहाँ पे अवसादी शैल बन सकती है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे में रूपांतरित हो सकती हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो,
नींद में कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? देखो ग्रेनाइट के बारे में, ग्रेनाइट है लोहा निकल से बनता है, नहीं, सिलिका एल्युमिनियम, लोहा चांदी, लो ऑक्साइड पोटेशियम। ग्रेनाइट के बारे में देखा तो था। ये तो कुछ नहीं है। ग्रेनाइट का पत्थर बनता है, लोहा चांदी भी नहीं है, ठीक है, लो ऑक्साइड पोटेशियम, सिलिका एल्युमिनियम, ग्रेनाइट लोहा व निकेल, इन दोनों में से देख लेने के बाद इनमें कौन सी कांतिय शैलों का प्रमुख लक्षण है? कांतिय शैलें क्रिस्टलीय है, शांत है, पतरण है, परिवर्तनीय होती है ये। इनमें कौन से एकमात्र तत्व खनिज नहीं है? स्वर्ण है, चांदी है, माइका। देखने के बाद कौन सा कठोरतम खनिज है? क्वार्ट्ज भी होता है, कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर होता है। इनमें कौन सेल अवसादी नहीं है? टाइलट अवसादी, बोरेक्स, संगमरमर। ये पता होना चाहिए, तो यहाँ से देख लेना कौन सा सेल अवसादी नहीं है। कांति सेल हो गई, संगमरमर हो गया, संगमरमर ही होगा ना, क्योंकि ये उसका पार्ट है, कांतिक का पार्ट है। ठीक है, अब आगे देखो मैं फिर बता रहा हूँ। अभी जैसे मान लो अपने से क्वेश्चन नहीं बने, ये मत सोचो, ये सोचो कभी जब सेकंड और थर्ड एक देखो, कभी भी किसी बुक को पढ़ने का तरीका, देखो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। जैसे आता मैंने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, वीडियो के थ्रू देखी थी बस, ऐसे कभी नहीं पढ़ी, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो हमेशा इसे याद रखना, अपन क्या होता है, नहीं बहुत अच्छे से, मेरा ये रीज़न है, ऐसे नहीं कि मुझे पढ़ा नहीं तो इसके रीज़न ऐसे नहीं ऐसे सोचता है कि अपन माइंड में ये चीज़ आती है कि नहीं बहुत अच्छे से पढ़ना मुझे, तो बहुत अच्छे से अगर अपन नहीं, अपन एक ही चीज़ एनालाइज करके पढ़ेंगे, ये है फलाना ढिकाना। अरे नहीं, सबसे बेस्ट है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस एक लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहा हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन तो सोल्व हो रहे हैं ना एक बार पढ़ने से, इसी चीज़ को तब दोबारा पढ़ोगे आप, फिर और अच्छे से थोड़ा समझ के पढ़ोगे, तीसरी बार जब खुद से पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रिविजन से तो यही तो, रिविजन इसीलिए तो ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ तैयारी के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, वो आकृति प्रक्रियाएं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर पट्टी व अन्य आंतरिक संतरों का क्रम विकास कैसे हुआ है, भूपट्टी प्लेट से संचलन किस प्रकार हुआ है, कैसे रहा, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार और भूपट्टी की निर्मित करने वाली सेलों खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हम इस प्रश्न के साथ अब प्रारंभ करते हैं। धरातल असमतल क्यों? सर्वप्रथम भूप्रपट्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रता संचालित होती थी। भूप्रपट्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल भी अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि इनकी तीव्रता में अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों में पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बहिर्जनक बल कहते हैं तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनक बलों की क्रिया का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों गर्तों का भरवाव, अधिवर्जित पलोचन। धरातल पर अपरदन के माध्यम से उचावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती है या उनका निर्माण करती है तथा इस प्रकार बहिर्जनिक प्रक्रियाएं उचावच में भिन्नता को बरकरार करने में असफल रहती है। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बहिर्जनिक और अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति का निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती है। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है तथा इसके व्यापक व सघन उपयोग होता है। लगभग सभी जीवों को धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ तथा मानव द्वारा इसका उपयोग दुरुपयोग और कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विवरण में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है अभी दे रही है तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने में भविष्य के लिए इसका संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। भू आकृति प्रक्रियाएं,
आप भू आकृति प्रक्रिया के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता में अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, व्रतक्षरण, मास वास्टिंग, अपरदन निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल हो गया, हिम हो गया, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है को भू आकृति कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के तत्व डाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर डाल के सारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृति प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग न कहा जाए तो उन्हें एक ही समझना होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहरें, धारा इत्यादि है जो धरातल के पदार्थों को हटाता ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धारा इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों में भू आकृतिक प्रक्रिया में अंतर करना आवश्यक है? ध्यान से देखो। गुरुत्वाकर्षण डाल के सारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाले दिशात्मक डायरेक्शनल बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों व ज्वार भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण में डाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन और निक्षेपण में भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण घटित होते हैं, जैसे जैसे उच्च स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अंतर्जनित प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। ये सब चीज़ें याद रखना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकली ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण व ज्वालामुखीता का प्रेरित करती है। ये चीज़ याद रखना। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह पट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जात बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपट्टी की सतह असमतल होती है। पटल विरूपण सभी प्रक्रियाएं जो भूपट्टी की संचालित, उत्पादित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। तीक्ष्ण विलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपट्टी की लंबी और संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रिया, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या प्रकृति में संलग्न महाद्वीपीय रचना संबंधित प्रक्रियाएं हैं। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्वतीय प्लेट के क्षेत्रीय संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका। प्लेट विवर्तन प्रक्रिया में भूपट्टी के विलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारणतः विकृति हो सकती है। पर्वत निर्माण प्रक्रिया, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया। पर्वतनीय महाद्वीपीय रचना भूकंप व प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया में भूपट्टी से भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। अब देखो ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन में अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक रीति क्या है कि ज्वालामुखी उसमें अपन पढ़े थे। आग्नेय शैली शीर्षक के अंदर ज्वालामुखी बहुत से पक्षों को विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। बहिर्जनिक प्रक्रियाएं। बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा व अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल डाल युक्त सतह वाले धरातल कार्यरत रहता है तथा डाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थों में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है, इसे विकृति प्रेरित होती है। धरातल के पदार्थों सारे सक्रिय बल आरोपण बल, विलगल बल होते हैं। यह प्रतिबल सेलों और धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। आरोपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विक्षेपण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जो कई कारक जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन में पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते तथा विलय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, व्रतक्षरण, संचलन, अपरदन व निक्षेपण का मूल कारण है।
क्योंकि धरातल में विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न होती हैं। तापमान तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना। अपक्षय, व्रतसरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अभी तो देखो प्रवचित 6.1 अनाच्छादित प्रक्रिया उनके प्रेरक बल। अनाच्छादित प्रक्रियाएं, इसमें प्रक्रिया में अपक्षय, व्रत संचलन और अपरदन और परिवहन होता है। अपक्षय जो होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रेरक बल या ऊर्जा, आणविक दाब तथा रासायनिक क्रिया होती है। व्रत संचलन जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। अपरदन या परिवहन होता है गतिज ऊर्जा से होता है। अनाच्छादन प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित है, जो कि अक्षांशीय, मौसमी व जल थल में विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तापमान व वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति घनत्व, प्रकार व वितरण जो प्रमुखतः वर्षा व तापक्रम पर निर्भर करते हैं, भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिण मुखी ढालों में पूर्व एवं पश्चिमी मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त आदि के कारण स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग व दिशा, वर्षण की मात्रा, प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण और वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम को दैनिक श्रेणी, हिमकरण व पिघलन की आवर्तित तुषार, फ्रॉस्ट, व्यापक गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृतिक प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। अभी देखो आगे का बेस तैयार कर रहा है ये चैप्टर। यदि जलवायु कारक समान हो तो भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया की कार्य की घनता शैलों के प्रकार और संरचना पर निर्भर करती है। संरचना में वलन, भ्रंश, सशंतर का पूर्वामीकरण, झुकाव, जोड़ की उपस्थिति, अनुपस्थिति, सशंतर तल, घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोधपूर्ण तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैली भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है, अतः वे भिन्न दरों पर कार्यरत करती है तथा स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बन जाती है। अधिकांश भूजनिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है तथा अल्पावधि में अनुगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण शैलों को तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्न, यद्यपि मूल रूप से भू प्रवृत्ति के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं में उनके सक्रिय दर में अंतर के कारण एक न एक रूप में विद्यमान रहता है। भूजनिक भू आकृतिक प्रक्रिया को यहाँ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब एक बार ये देखो जलवायु अपक्षय मंडल की गहराई देखो। वर्षण, वर्षा के आधार पर तापमान, टुंड्रा जलवायु, टैगा पोर्टजोल क्षेत्र, वर्षण कितना कैसा है, स्टेपी जलवायु, आदर्श मरुस्थल तथा तापक्रम, सवाना, तो ये सब चीज़ें याद रखना। नूतन शेल है, ये सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र है, सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र है, मिट्टी के खनिज क्षेत्र है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता का क्षेत्र है, ये वाला 5 वाला जो आएगा ये वाला, लोहे एल्युमिनियम ऑक्साइड युक्त मृदा है। चलो छोड़ो, अब मतलब ये अगले चैप्टर काम करेगा, कैसे सॉइल फॉर्मेशन होती है, उसमें वेदरिंग का क्या काम होता है, ये सब सारी चीज़ें। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं जो प्रत्यक्ष या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम में जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों की यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन एवं अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि अपक्षय में पदार्थ बहुत थोड़ा नगण्य संचालन होता है, एक स्वस्थानीय इन सिटू या तदस्थान ऑन साइट प्रक्रिया है। ठीक है। अपक्षय प्रक्रिया जटिल भौमिक, जलवायु, स्थलाकृति व वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। इन सब में जलवायु की विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मंडल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अपक्षय प्रक्रिया 3 प्रमुख प्रकार है, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, जैविक। इसमें कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अब रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस।
अपक्षय प्रक्रिया को एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलीयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल में अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इसमें उष्मा के साथ जल में वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रिया को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विभिन्न खनिजों रासायनिक प्रतिक्रिया किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रिया के समान ही होता है। घोल या विलयन सॉल्यूशन, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों को घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील शेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। अतः ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निष्कासित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बन एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। चयनमुक्त जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है, जो कि घुलनशील है। कार्बोनेशन, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल या कार्बोनेशन कहलाता है। ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने की एक आम सहायक प्रक्रिया है। ये जल द्वारा वायुमंडल मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इसमें कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जलीयोजन, जलीयोजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि के कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। आंध्र प्रदेश में भनगिरी, भुवनागिरी के समीप गिरनाट शैल में वृत्त अल्पसन गुंबद। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमित व लंबी होती है तथा इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक कले खनिज शुष्क व आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते हैं व संकुचित होते हैं तथा इस प्रक्रिया का पुनरावृत्ति उपरशायी पदार्थ में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र व बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन अपसल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण व न्यूनीकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज व ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लोहे, मैग्नीज, गंधक, सल्फर इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुई वेदांत से सेलों टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो लोह धारक बायोटाइट, ऑल्वाइन, पायरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्र में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोहे का रंग हरे या आसमानी धूसर, लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की प्रक्रिया अंतर संबंधित है। जलयोजन, कार्बोनेशन व ऑक्सीकरण के साथ साथ चलते रहते हैं और अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। क्या हम लोहे में जंग लगने का ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया में जल कितना आवश्यक है? क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जलाभाव वाले उष्ण मरुस्थलों में प्रभावकारी हो सकती है? भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, फिजिकल वेदिंग प्रोसेस। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल, ठीक है, शीयर स्ट्रेस। तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि व पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आर्द्र चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव,
इनमें से कई बल धरातल और विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण में दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। यह प्रक्रिया लघु व मंद होती है, परंतु कई बार संकोचन और विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुँचा सकती है। भार विनिर्गीकरण विस्तारण अनवरत अपरदन के कारण उपरियाशी सेलों के भार को अपनयन और दबाव की निर्मुक्ति का कारक होता है, जिसमें सेलों के ऊपरी सतंत्र विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सेलों का पातन तत्स्वरूप विघटन होता है। विभंग मोटे तौर पर बोतल की सतह के समांतर विकसित होता है। भूमि के वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग द्वारा सेलों की भारी चादरें अपसल्कन पट्टियाँ निर्मित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भार विहीनीकरण एवं दबाव मुक्त होने के कारण विस्तारण से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों मीटर तक हो सकता है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद को अपसल्कन गुंबद कहते हैं, जो इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तापक्रम में परिवर्तन और विस्तारण देखिए बहुत बेसिक चैप्टर है, इसे यहाँ से कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछो नहीं। ये आगे के लिए चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट के लिए काम करता है, बस इसे याद रखना। सेलों में विद्वान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तारण और संकोचन की अपनी सीमाएं होती है। तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकट खनिज को दबाता तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तदनुसार संकोचन होता है। तापक्रम में दैनिक परिवर्तन के कारण सेलों के पिछले सतंत्रों के खनिज कणों में आंतरिक संचलन नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु व अधिक उच्च क्षेत्रों में, अब देखिए जो हो रहा है, जहाँ दैनिक तापक्रमांतर बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ये संचलन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति से सेलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। सेलों की सतह संतंत्र में उनकी गहराई के संतंत्र की अपेक्षा विस्तारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण सेलों के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप सतह के समांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म तथा ठंडा होने में विभेद व भिन्नता होने के कारण सतह के संतंत्र में होने वाले फैलाव तथा संकोचन और तत्पश्चात धरातल से अपसल्कन के कारण सेलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट सेलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़ी गोला समूह का निर्माण होता है, जिसे टॉर कहते हैं। हिमकरण पिघलन और तुषार वेजिंग सेलों के रंध्रों और दरारों में बार बार हिमकरण और पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपसे अपघटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांश में अधिक ऊंचाइयों जहाँ हिमकरण और पिघलन की प्रायः पुनरावृत्ति होती है में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जल की तीव्रता से हिमकरण इसके अचानक फैलाव उस दबाव का कारण बनता है। यह फैलाव संधियों तथा दरारों में छोटी छोटी अंतःकरणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करती है जब तक सेलें टूटकर अलग नहीं हो जाती। लवण अपक्षय सेल्ट वेदरिंग सेलों में नमक तापीय क्रिया जलयोजन में क्रिस्टलीकरण का कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बेरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम और तापीय विशेषता पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक का सतह पर उच्च तापक्रम लवण विस्तारण में सहायक होता है। सतह के निकट सुरंगों में लवण के क्रिस्टल सेलों के पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं, जो अंततः गिर जाते हैं। पृथक कणों गिरने की यह प्रक्रिया कणिक विघटन या कणिक सल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टलन सर्वाधिक प्रभावकारी है। आर्द्रता शुष्कन के एकांतर वाले क्षेत्र में लवण क्रिस्टलन की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं होती है। इसमें निकृष्ट कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में सोडियम क्लोराइड जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्तारित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापित सतह पर दरारें विकसित हो जाती है। लवण क्रिस्टल की वृद्धि के साथ साथ खड़िया बुरी सघनता से टूट जाती है। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, शेल, निस्ट, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है। ठीक है। वृत्त संचलन के विभिन्न रूपों से सहसंबंध उनकी सापेक्ष गति क्या क्या होता है। देखो ये प्रवाह है, ठीक है, संकलन है, अनुप्रस्थ विस्थापन है। जब आर्द्र होता है, शुष्क होता है तो ऐसे होता है। पंख प्रवाह होता है, भू प्रवाह होगा, भूसंकलन होगा, सेल स्खलन होगा। मध्य सर्पण तीव्र और मंद गति से सेल मलबा विसर्पण और मध्य विसर्पण होता है। ये आगे काम करेगा कि सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्या है, ये सब उन चीज़ों में काम करेंगे। ठीक है, आगे देखो जैविक कार्य में अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण में भौतिक परिवर्तन से खनिजों
एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कौतुकों आदि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने वेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियों का अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर व मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनसे नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ हार्मोन, कार्बनिक अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़न तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधे की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती है तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती है। अपचय के विशेष प्रभाव। अपसल्कन क्या होता है? इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक तथा अपचय प्रक्रिया, तापीय संकोचन में फैलाव तथा लवण अपचय के अंतर्गत की जा चुकी है। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं है, याद रखना। सेल या आधा सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी व गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अभारितीकरण, अनलोडिंग, एक तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव व संकोचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद व टॉस क्रमशः अभारितीकरण एवं तापीय संकोचन से उत्पन्न होते हैं। अपचय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपचय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर व मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपरदन वृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्रा में जैव विविधता प्रमुखतः वनों वनस्पति की देन है तथा वन अपचय प्रवाह वेदरिंग। तो ऐसे टूटता डाल की प्रारंभिक स्थिति ऐसी होती है, फिर पदार्थों के पश्चिम में घूर्णन होता है, फिर द्वारा प्रदर्शन होता है। छोड़ो। अपचय प्रवाह वेदरिंग मेंटल की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपचय न होता अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपचय वृहद क्षरण अपरदन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होते हैं एवं स्थलाकृत करते हैं अपरदन का परिणाम है। सेलों का अपचय व निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समुद्रीकरण या संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपचय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, याद रखना। जब सेलों का अपचय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निष्कालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपचय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रम तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसको समृद्धीकरण कहते हैं। वृहद संचलन, मास मूवमेंट। वृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का वृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। वृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्ग, बहाव, स्खलन व पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों में अपशिष्ट से पैदा भी सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए अपचय अनिवार्य नहीं है, परंतु ये इसे बढ़ावा देता है। वृहद संचलन अपशिष्ट ढालों पर अनपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। वृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें व धाराएं वृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि वृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के आरोपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ, छिछले संसंत वाली सेलें, भ्रंश तीव्रता झुके हुए सशस्त्र खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव वृहद संचलन में सहायक होते हैं। वृहद संचलन की प्रक्रिया कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार है। प्राकृतिक व कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने का आधार काटाना, ढालों की प्रवणता, ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति, ढाल के पदार्थों के संयन द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार काटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, ये वृहद संचलन की कई कारक होते हैं, उसके बारे में बता रहा है। झीलों, जलाशयों और नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन परिणाम स्वरूप ढालों व नदी तटों से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश के निम्न तीन रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार, वृद्धि, अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन। प्रवाह संकलन, चेतन पर वृहद संचलन विभिन्न प्रकारों के संचलन सापेक्ष गति, प्रति दर व आर्द्रता की सीमाओं के संबंधों को दर्शाता है। वृहद संचलन दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मंद संचलन, तीव्र संचलन। स्लो मूवमेंट एंड
मंद विरूपण जो है क्रीप इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा में शेल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ या दूरभाष स्तंभ को अपनी लंबवत स्थिति से झुके हुए तथा संरेखण में देखा है? यदि देखा है तो वह मंद विरूपण का प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे मिट्टी मंद विरूपण, टेलस मंद विरूपण, शेल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित है जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से स्नेहित या संतृप्त सूक्ष्म कण वाले शेल मलबा से होता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहाँ परिहिमानीय एवं आर्द्रशीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर गहराई तक हिमकट मैदान का सतही पिघला होता है तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं जब निम्न भाग जल के लिए अपसरे हो तो उसके ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। तीव्र संचलन रैपिड मूवमेंट, ये संचलन आर्द्र जलवायु प्रदेशों निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होते हैं। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों के निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सारे निम्नोन्मुख संचलन मुद्दा प्रवाह कहलाता है। प्राय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवशप कर जाते हैं तथा अपने से इसके पास चापाकार कागज तथा पंदोंगुली के पास एकत्रित भार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार शेल विशेषकर कोमल परतदार शेल जैसे शेल या गहराई से अपसरित आग्नेय शेल भी ढाल के नीचे संरक्षित हो जाती है। इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह मड। वनस्पति आवरण के अभाव में भारी वर्षा के कारण अपसरित पदार्थों के मोटे संस्करण जल से समृद्ध हो जाते हैं, धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं के सारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। ये घाटी के अंदर कीचड़ को नदी से दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरपद या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों या पुलों मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उदारगत या हाल ही में उद्गारित ज्वालामुखी ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल व अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ढालों कीचड़ की नदियाँ झींया टंग के रूप में प्रवाहित होते हैं। इसे मानव अधिवासों को बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। इस प्रकार संचलन में तीसरा प्रकार अथवा मलबा अवदाद वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संगीन पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधान कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवदाव के समान होता है। दक्षिण अमेरिका के एंडी पर्वतों व उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वतों में से कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ था। उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में उद्गार के पश्चात बहुत विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। लैंडस्लाइड, अब ये इम्पोर्टेंट है। जो सारा दिया गया वो बेसिक है, क्या है, बहुत लंबा स्टोरी क्रिएट कर दिया चैप्टर में, इतना काम का है नहीं। भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र है। देखो एक आध क्वेश्चन बनता है उसमें अपन PYQ भी करेंगे, ऑप्शन मेथड है, बहुत सारी चीज़ें, तो टेंशन मत लेना अगर ये चैप्टर मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में लेके जा रहा है ये चैप्टर, तो घबराना नहीं चाहिए। अगर मान लो एक आध क्वेश्चन आता भी, ऐसा था नहीं कि चैप्टर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो UPSC में यही है कि आपको थोड़ा सा एकदम बिग हार्टेड रहना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, निपट लेंगे वो बहुत सारे तरीके। भूसंकलन अपेक्षाकृत तीव्र अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृत्त का आकार में आकृति शेल में अनिरंतरता की प्रकृति शरण का अंतर ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के संकलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ साथ शेल मलबा के एक या कई आगे फिसलन को अवस्फुरण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा तीव्र लोटन रोलिंग जैसे ऐसे होता है। देखो यह संलग्न मलबा संलग्न कहलाता है। मलबा संलग्न में खड़े या प्रलंबी फलक ऐसे मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। सतत जोड़ या ब्रंश के नीचे पृथक शेल वृत्त संकलन शेल संकलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शेल संकलन बहुत तीव्र व विध्वंसक होता है। चित्र तीव्र ढाल पर बहुत संकलन का क्रोध दर्शाता है। तीव्र नदी स्वतंत्र तल जैसे निरंतरता के सारे संकलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होते हैं। किसी तीव्र ढाल के सारे शेल खंडों को ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शेल पतन कहलाता है। शेल पतन शेलों के फलक के उतले सतह से होता है। जो शेल स्खलन जैसे पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं से अलग अलग होता है। क्या क्या दिया है भाई इस चैप्टर में, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह माय गॉड, चलो कोई नहीं, देखो इधर ध्यान से देखना।
बृहत शरण व बृहत संचलन में आपके अनुसार कौन सा शब्दावली अधिक उपयुक्त है, क्यों है, क्या? छोड़ो, अपना काम में नहीं। हमारे देश में मलबा अवदाद और भूसंकरण हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला है हिमालय। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। विवर्तन दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार शैलों, असंगठित व अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसके ढाल मध्यम नौका तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तन दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ी में मलबा अवदाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है, क्योंकि पश्चिमी घाट व नीलगिरी में ढाल खड़े भृगु व कगार के साथ तीव्रतर है। तापक्रम परिवर्तन और ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूसंकलन और मलबा अवदाव के साथ प्राय सीधे शैल पतन होता है। ठीक है, अब आगे देखो। अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन एंड डी। अब ये पता, बस ये कॉन्सेप्ट पता अपर्दन क्या होता है, अब वर्ड से समझ जाओगे। अपर्दन के अंतर्गत शैलों के मलबे के अपवापित एक्विजिशन के उनके परिवहन के सम्मिलित किया जाता है। पिंडकार शैलें जब अपक्षय में अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन की भू आकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें व धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देते हैं। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय बृहत शरण व अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहत संचलन और अपर्दन में अंतर है। बृहत संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण सवैध आधार तल पर पाए जाते हैं, परंतु प्रभावशील जल, हिमानी लहरें व धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनुवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र 6.1 में स्पष्ट है कि अपर्दन व परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रिया गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। धरातल के पदार्थ का अपर्दन व परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी लहरें व धाराओं तथा भूमि के जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दशा नियंत्रित होता है, ये वाले। यह कारक पदार्थों के क्रम से तीन अवस्थाओं गैसीय हवा, तरल प्रभावशील जल और ठोस हिमानी का प्रतिनिधि करते हैं। अपर्दन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचालित कारकों से संबंधित होता है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से की जा सकती है। काइनेटिक एनर्जी के 1/2 mv², जहाँ m मास है, v वेलोसिटी वेग है। इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के वृत्त तथा उसके संचालन वेग पर निर्भर करेगी। जैसे कि विशालकाय हिमानी बहुत मंद गति से संचालित होते हैं, परंतु अपर्दन की दृष्टि से बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा, जो कि गैसीय रूप में होती है, कम प्रभावकारी होती है। अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों में धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र का आकस्मिक विशेषता द्वारा निर्धारित होता है। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील व जल प्राप्य है तो केवल काष्ठ चूनाकृत आकृति का निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृति का विवरण प्रस्तुत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारणों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण से निम्न भूभाग पर भर जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारण जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि तलोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के कारण धरातल क्या होता है, छोड़ो, अगले अध्याय पढ़ेंगे। बृहत संचलन में दोनों पदार्थों को एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, छोड़ो। मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। मृदा के तत्व। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए मैदानों में खेलते हुए मृदा संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं। आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है, क्या बता सकते हैं? मृदा वैज्ञानिक के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक व जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा अपक्षय अपकर्षक का परिणाम है। ये चीज़ें याद रखना। यहाँ वृद्धि के माध्यम भी है। ये एक परिवर्तनशील व विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। ये वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क में आदि हो सकती है। यह मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है।
यदि इसमें पत्तियां गिरती है या घासें सूख जाती है तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणीजत, तापक्रम और नमी सभी मौसम के साथ तथा विस्तारण निर्माण की कालावधि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। इसके तात्पर्य की मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियों, वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती रहती है। यदि उक्त नियंत्रक दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित हो सकती है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। याद रखना ये चीज़। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। अपक्षय परवार या अपक्षय पदार्थ की गहराई की मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित परवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे कई काई व लाइकेन द्वारा निवेशित किए जाते हैं। पावर, ये क्या बोला है इसका पावर को? पावर व निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष हार्मोन्स के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण घास व फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष व झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ी नीचे घुस जाती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिसमें पदार्थों को पुंज, अम्बा, छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के परिवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज व जीव उत्पादक युक्त मृदा का निर्माण होता है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान है, जो पेडोलॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है। छोड़ो मतलब मृदा निर्माण के कारक, ये इंपॉर्टेंट है। मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। मूल पदार्थ, सेल, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं और समय। याद रखना ये चीज़। वस्तुतः मृदा निर्माण कार्य संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं, एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जलवायु, क्लाइमेट कैसे डिसाइड करती है? जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुखता है प्रवणता, वर्षा, वाष्पन की बारंबारता और अवधि तथा आर्द्रता। तापक्रम में मौसमी और दैनिक भिन्नता, ये भी निर्भर करता है। मूल पदार्थ, सेल। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानी इन सिटू या उसी स्थान पर अपशिष्ट सेल, मलबा, अपशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप परिवहन कृत मृदा हो सकती है। मृदा निर्माण गठन, मलबा के आकार, संरचना, एकल पृथक कणों के मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेपों के खनिज तथा रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थों के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति व उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। असमान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है। असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं नर्तन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदाओं में मूल सेलों के पर्याप्त प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्र, लाइम स्टोन एरियाज में भी, जहाँ अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट में विचित्र होती है, मिट्टियाँ मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती है। स्थलाकृति, ऊंचाई, टोपोग्राफी। मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के आच्छादन तथा अनावर्त होने की सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती है तथा स्थलाकृति धरातलीय व उपसतही अपवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थों के संबंध में भी प्रभावित करती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीव्र ढालों में मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्र में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहाँ अपरदन मंद तथा जल का परिसवरण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, क्ले की मोटी स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग भी गहरा या काला हो सकता है। मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों में अनावट ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न भिन्न होती है। उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशाओं वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी व वनस्पति मिलती है। जैविक क्रियाएं ये भी प्रभाव डालती है। वनस्पति आवरण व जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं, मृदा में जैव पदार्थ, नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा की श्वसन विभाजित जैव पदार्थ हार्मोन प्रदान करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो हार्मोन बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य गहनता और ठंडी व गर्म जलवायु की मिट्टी में अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में हार्मोन एकत्रित हो जाता है क्योंकि वहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक और ठंडा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संतंत्र विकसित हो जाते हैं। आर्द्र, उष्ण और भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि में क्रिया संघन होती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से अपक्षयकृत हो जाती है, जिससे मृदा में हार्मोन की मात्रा बहुत कम ही रह जाती है। बैक्टीरिया मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोजियम इस एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों की जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान कुछ पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिकी मैकेनिकल से होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं।
यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन। क्योंकि मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, केंचुए मिट्टी खाते हैं और अतः उनके शरीर से निकलने वाले मिट्टी का गठन और रसायन परिवर्तन हो जाता है। याद रखना, चींटी, दीमक, केंचुए, कतंग, ये रोडेंट्स, इसके बारे में यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा। कालावधि, टाइम। मृदा निर्माण में कालावधि सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रक्रियाओं की परिगणना में लगने वाले काल समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसकी पार्श्विका का विकास निर्धारण करती है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विका विकास करते हुए कार्यरत रहती है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी हिमानी टेल से विकसित मृदाएं तरुण या युवा मानी जाती है तथा उनमें स्वतंत्रता का अभाव होता है अतः कम विकसित स्वतंत्र मिलता है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। इनमें कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक जो मतलब क्रम में होता है। पटल विरूपण, अपर्दन होता है। अपर्दन धीरे धीरे होता है। जलयोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित पदार्थ में किससे प्रभावित करती है? जलयोजन प्रक्रिया, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, चिका, मिट्टी। जलयोजन, मिट्टी को जलयोजन प्रक्रिया। मलावा अवदाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? मलावा अवदाव, भूसंकलन, मंत्र। ठीक है, देख लेने को। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे वाले पार्ट में करेंगे अगला। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।